नमस्कार। बीएससी पार्ट 1 के पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3rd यूनिट के आयनिक सॉलिड्स के चैप्टर ने आज हम रेडियस रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने आयनिक स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी कर लिया था, तो आइए आगे शुरू करते हैं। रेडियस रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर और इसके अन्य चीज़ों के बारे में जानने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशंस, कुछ जो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ जिनसे हमारा अभी वास्ता पड़ेगा, हम उनके बारे में एक बार अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो हम कहते हैं रेडियस रेशियो, अर्थात त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात क्या होती है? एक ऋणायन और घनायन की त्रिज्या के अनुपात को रेडियस रेशियो कहा जाता है। यहाँ पे जो रेडियस रेशियो है इट इज़ इक्वल्स टू आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव, अर्थात कटायन की जो रेडियस है वो न्यूमरेटर में आती है और अनायन की जो रेडियस है वो डिनोमिनेटर में आती है। तो आर प्लस अपॉन आर माइनस। और डिटेल में हम इसे आगे के लेक्चर्स में और डिटेल में हम काम में भी लेंगे इसे। अगली जो डेफिनेशन है इम्पॉर्टेंट वो है कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वयन संख्या। एक समन्वयन संख्या एक केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित आयनों या परमाणुओं की संख्या होती है। और एक और डेफिनेशन जो और सरल भाषा में है वो है कि किसी क्रिस्टल में एक आयन कितने विपरीत आवेशित आयनों से घिरा रहता है। जितने आवेशित आयनों से घेरे रहते हैं वही उसकी समन्वयन संख्या कहलाती है। कि अगर हम कोई भी क्रिस्टल लेते हैं तो एक सेंट्रल एटम, जिसे हमने एक सेंट्रल एटम का नाम दिया हुआ है, वो सेंट्रल एटम अपने ऑपोजिटली चार्ज्ड कितने आयन से घिरा हुआ रहता है, उनकी जो संख्या है वही समन्वयन संख्या कहलाती है। तीसरी डेफिनेशन है लैटिस या जालक। ये स्पेस में या आकाश में नियमित रूप से रिपीटेडली दोहराया जाने वाला पॉइंट्स के अनंत सेट के रूप में परिभाषित किया गया है। तो एक लैटिस जो है वो रिपीटेड मतलब एक पीरियोडिकली नंबर ऑफ सेट्स का बना हुआ रहता है, और वो नंबर ऑफ सेट्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हो सकते हैं। जो पॉइंट्स हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स के रूप में परिभाषित किया गया है। और ये जो जालक है, ये जो लैटिस है, इट कैन बी वन डायमेंशनल, एक आयामी हो सकता है। इट कैन बी टू डायमेंशनल, द्विआयामी हो सकता है। और इट कैन बी थ्री डायमेंशनल, त्रिआयामी या त्रिविमीय भी हो सकता है। तो जालक जो है वो आपका 1D 2D 3D तीनों फॉर्म्स में से किसी भी फॉर्म का हो सकता है। अब हम लैटिस के ही हम थोड़ा फर्दर हम इसको और डिटेल में देखते हैं। तो हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस, एक और नया टर्म हमारे पास में आएगा, क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक क्या है कि किसी भी क्रिस्टल में बड़ी दूरी तक घटक परमाणुओं, आयनों या अणुओं का निश्चित और आदेशित व्यवस्था का विस्तार होता है, जिसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। कि ये क्रिस्टल जालक जो है वो एक क्रिस्टल में ही होता है और अब बहुत लंबे दूरी तक एक स्पेसिफिक और एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। एक स्पेसिफिक और ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है किसका? जिन कंपोनेंट्स या जो कंपोनेंट इसके एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। जो एक सिंगल कंपोनेंट है, वो सिंगल कंपोनेंट किसी का ही बना हुआ हो सकता है, परमाणुओं का, आयनों का या अणुओं का। उन सभी का एक निश्चित और आदेशित व्यवस्था का विस्तार होता है और ये बहुत दूरी तक चलता चला जाता है। तो इसे हम कहते हैं एक क्रिस्टल जालक। लास्ट डेफिनेशन हमारे पास में यूनिट सेल, अर्थात इकाई सेल। ये एक क्रिस्टल की सबसे छोटी निर्माण इकाई है। इट इज द स्मॉलेस्ट कंस्ट्रक्शन यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल। क्रिस्टल में इकाई सेल की अनंत संख्या होती है। ये जो यूनिट सेल है
इनफाइनाइट यूनिट सेल्स मिलकर एक क्रिस्टल बनाता है, या इसको हम रिवर्स में समझें तो एक क्रिस्टल में नंबर ऑफ इनफाइनाइट यूनिट सेल्स होते हैं, और इस यूनिट सेल में, इस इकाई सेल में परमाणुओं, आयनों या अणुओं सममित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। ये जो यूनिट सेल है उसके अंदर, ये यूनिट सेल जिस भी मोइटी का बना हुआ होता है, चाहे वो परमाणु हो, चाहे वो आयन हो या वो अणु हो, वो एक सिमेट्रिक रूप से अरेंज्ड फॉर्म में रहते हैं। जो हम एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यूनिट सेल है, यूनिट सेल एटम का बना हुआ हो सकता है, मॉलिक्यूल का बना हुआ हो सकता है, आयंस का बना हुआ हो सकता है, एक बहुत सिमेट्रिक तरीके से अरेंज्ड होता है। ये बात हुई यूनिट सेल की। जब बहुत सारे यूनिट सेल एक साथ निश्चित ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं, विस्तारित होते हैं, तो वे क्या बनाते हैं? क्रिस्टल लैटिस। और क्रिस्टल लैटिस एक लैटिस का ही एक स्पेशल फॉर्म है। और रेडियस रेशियो क्या होता है? रेडियस रेशियो है रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन, R+/R-। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि किसी भी एक क्रिस्टल में एक सेंट्रल एटम अपने कितने विपरीत आवेशित आयनों से घिरा हुआ रह सकता है, वो उसकी समन्वयन संख्या या कोऑर्डिनेशन संख्या कहलाती है। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपको रेडियस रेशियो की, जब हम बात करेंगे रेडियस रेशियो और आयनिक सॉलिड्स के चैप्टर में ही बार बार आपको ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं इनसे ये बार बार आपके सामने आएंगी, तो इनके कॉन्सेप्ट आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेशन हमने पहले करी हैं, ये इन सब चीज़ों को हम डिटेल में करेंगे आगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम ये देखते हैं कि हम जब बात करते हैं किसी भी यौगिक की संरचना की, हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर है मींस क्रिस्टल के अंदर कोई अरेंजमेंट है तो वो इसकी सबसे स्टेबल अरेंजमेंट, सबसे स्टेबल पैकिंग अरेंजमेंट क्या हो सकता है, इसको हम इन दो डायग्राम से समझते हैं। हमने ये माना है कि कोई भी अरेंजमेंट या कोई भी संरचना सबसे ज़्यादा स्थायी कब होती है? जब वो निम्नतम ऊर्जा की हो, जब उसमें एनर्जी जो है वो निम्नतम हो। तो ऐसे ही अगर हम क्रिस्टल की बात करते हैं तो क्रिस्टल में भी यदि आयनों की अवस्था इस प्रकार से हो कि अधिक से अधिक विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे के संपर्क में रहें और उनके मध्य में कम से कम रिक्त स्थान रहे, हम इसको या हम इसको दूसरे शब्दों में कहें कि यहाँ पे हमारे पास में क्रिस्टल में हमारे पास में क्या है? दो तरीके के आयन हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है। तो हमारे पास में हम सेंटर में अगर हम पॉजिटिव चार्ज का लेते हैं तो हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज वाले जो हैं वो आपस में एक दूसरे से भी संपर्क में रहने चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव से भी संपर्क में रहने चाहिए, और दे शुड बी सो क्लोजली पैक्ड कि उनके बीच में जो खाली जगह, जो रिक्त स्थान है वो मिनिमम होनी चाहिए, उनके बीच में मिनिमम खाली स्थान छूटा हुआ होना चाहिए। तो इस तरह के जो हमारे पास में अरेंजमेंट है, परस्पर विपरीत आवेशित आयन जो है वो परस्पर सटी हुई अवस्था में या क्लोज पैकिंग में रहें, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है वो एक स्थायी अवस्था, ये स्थायी अवस्था मानी जा सकती है। अब हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट केस हमारे पास में पहला ये वाला जो केस है, हमने सेंट्रल एटम कौन सा लिया है? यहाँ पे एक कटायन लिया है। हमने क्या किया? यहाँ पे कटायन का साइज़ बिल्कुल सेम रखा है। तीनों जो हमारे पास में फ़ोटोज़ हैं, यहाँ पर M जो है इसका साइज़ सेम है। अब हमने हर बार अनायन चेंज किया है और अनायन का साइज़ छोटे से बड़ा होते हुए हमने इसको आकार में लगातार वृद्धि करते हुए हमने इसको अरेंज किया हुआ है। आकार में वृद्धि अनायन की हो रही है, घनायन की त्रिज्या समान है, इट मीन त्रिज्या अनुपात किस तरह से काम करेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर आयन जो हैं, अनायन जो हैं, जो नेगेटिवली चार्ज हैं, जो खाली गोले जो हैं,
ये M से तो जुड़े हुए हैं, M से जुड़े हुए हैं, परंतु आपस में नहीं जुड़े हुए, इनमें आपस के बीच में गैप है। चारों जो अनायन हैं वो कटायन अर्थात M से जुड़े हुए हैं, परंतु आपस में नहीं जुड़े हुए हैं। सेकंड केस, यहाँ पर जो कटायन है वो चारों अनायन से भी जुड़ा हुआ है और अनायन भी आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कटायन चारों से जुड़ा हुआ था, परंतु अनायन आपस में जुड़े हुए नहीं थे। यहाँ पर कटायन चारों अनायन से भी जुड़ा हुआ है और अनायन भी आपस में जुड़े हुए हैं। और तीसरा केस, जब आप त्रिज्या बढ़ाते जा रहे हैं और सबसे बड़ा जो साइज है यहाँ पर अनायन का, उसके बीच में क्या खाली स्थान इतना अधिक है कि अनायन जो है आपस में जुड़े हुए हैं चारों अनायन, परंतु ये जो कटायन है वो चारों अनायन में से किसी से भी एक से नहीं जुड़ा हुआ। ऐसे ही हम एक ऑपोजिट केस लेते हैं। हम ये कहते हैं कि अब हमने अनायन का जो साइज़ है वो तो स्थिर रख लिया और हम कटायन का साइज़ लगातार बढ़ाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही छोटा है, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट स्टेट में है। अनायन आपस में जुड़े हुए हैं और कटायन जो है वो भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कटायन इतना बड़ा हो गया है कि उसके बीच में कि वो तो सभी अनायन से जुड़ा हुआ है, पर अनायंस दूर हो गए हैं एक दूसरे से। तो दोनों ही केस में, ये जो दोनों हमारे पास में केसेस हैं, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी, दोनों जो केसेस हैं हमारे, इसमें हम ये देखते हैं कि दोनों स्थितियों में बीच की जो अवस्था है, बी वाली जो फोटोग्राफ है, चाहे वो फर्स्ट केस में हो या वो सेकंड केस में हो, दोनों ही केस में सभी जो आयन है वो परस्पर सटे हुए हैं। अर्थात अनायन से भी जुड़ा हुआ है और कटायन से भी जुड़ा हुआ है और इनके मध्य कोई रिक्त स्थान नहीं है या फिर बहुत बेर मिनिमम एम्प्टी स्पेस है। इस प्रकार की स्थायी अवस्था जो होती है, उसी के लिए जो घनायन है वही ऐसे जो स्थायी अवस्था होती है तो ही घनायन अपने समन्वयन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो निर्धारित करते हैं। क्योंकि ये सबसे स्टेबल पैकिंग अरेंजमेंट है, तो ये सबसे स्टेबल पैकिंग अरेंजमेंट ही क्या डिसाइड करेगी, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम दोनों में सी को देखते हैं। सी वाला जो डायग्राम है दोनों ही केस में, पहले केस में क्या है, पहले केस में अनायन काफ़ी बड़ा है, तो अगर हम इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कम कर देते हैं तो अनायन ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे। तो 4 की जगह अगर हम 3 कर देते हैं तो शायद अनायन ज़्यादा क्लोजली कॉम्पैक्ट आ जाएंगे और शायद स्थायी अवस्था प्राप्त हो जाए। और इसके विपरीत अगर हम दूसरे वाले केस में देखते हैं, सी वाले में, अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ा देंगे तो यहाँ पे एक और अनायन आ जाएगा, तो शायद वो क्लोजली पैक हो जाएंगे और एक समन्वयन संख्या बढ़ा देंगे तो स्थायी संरचना प्राप्त हो सकती है। दोनों ही केसेस में समन्वयन संख्या बदलने पर स्थायी अवस्था प्राप्त हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं त्रिज्या अनुपात से घनायन की समन्वयन संख्या का निर्धारण होता है और समन्वयन संख्या जो है अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर से क्रिस्टल में आयनों की पैकिंग या क्रिस्टल संरचना का निर्धारण होता है। कि रेडियस रेशियो से जो कटायन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम डिसाइड कर सकते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर हमने डिसाइड कर लिया तो कोऑर्डिनेशन नंबर से क्रिस्टल में आयंस की पैकिंग और एज अ रिज़ल्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें हम कोऑर्डिनेशन नंबर और रेडियस रेशियो का जो रिलेशन है वो हम कि रेडियस रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आपस में कैसे रिलेटेड हैं और किस तरह से हम रेडियस रेशियो को डिटरमिन कर सकते हैं क्रिस्टल के पैकिंग स्ट्रक्चर को देखकर, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। आज का लेक्चर इतना ही, तो अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।